आप सबको नमस्कार। मैं धीरज कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास का बायोलॉजी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी चैप्टर के बारे में, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इस चैप्टर का नाम क्या। द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग के बारे में पूछ रहा है, यानी कि लिविंग का मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग वो चीज़ होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें ग्रोथ होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें एबिलिटी होता है इन्वायरमेंट को सेंस करने का और उस इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने का। मेटाबॉलिज्म भी होना चाहिए, उसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेशन भी होना चाहिए, सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। इन सारों को जब मिला देते हैं उसको बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं है। अब आपको एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, डिफाइनिंग फीचर। अभी डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? बेसिकली डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है ऐसा फीचर, ऐसा कैरेक्टर जो हर लिविंग में मौजूद होता है, यानी कि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, अब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। ध्यान से समझिएगा, ये फीचर सारे के सारे लिविंग में प्रेजेंट होंगे लेकिन नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होगा। इट मीन्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बट अब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। इसको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा कैरेक्टर जो होता है लिविंग के लिए डिफाइनिंग फीचर होता है या फिर डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। पहले हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं। अब ग्रोथ होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, ग्रोथ होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, और भी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। अब ग्रोथ में अगर हम देखें तो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज ग्रोथ। यानी कि कोई भी अगर देखे तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज किया, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, उससे पूरा का पूरा एक बॉडी तैयार हो गया। कहाँ एक सेल इतना बड़ा सेल में कन्वर्ट हो गया, इतने बड़े बॉडी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इसी को बोलते हैं ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ होता है ये नॉन लिविंग में होता है क्या? अब हम कंपेयर करके देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। लिविंग में देखें तो लिविंग में ग्रोथ होता है, डेफिनेटली होता है। ये जो ग्रोथ होते हैं वो परमानेंट ग्रोथ होते हैं और इरिवर्सिबल ग्रोथ होता है, यानी कि एक बार कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा हो गया तो हो गया, वो परमानेंट ग्रो हो गया। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई लंबा व्यक्ति या फिर कोई इंसान है फिर से वापस छोटा हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता। यानी कि ग्रोथ जो होता है वो परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। हो गया तो हो गया और ना ही वापस वो रिवर्स ले सकता है। यानी कि लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। अब बात करते हैं क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। वहीं पे लिविंग में देखेंगे जो ग्रोथ होता है वो इंट्रिंसिक होता है, यानी कि इंटरनल ग्रोथ होता है, हमारी बॉडी के अंदर से ग्रोथ होता है, बाहर से ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है लेकिन वो एक्सटर्नल होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। आप पूछोगे हाउ? जैसे कि आपने माउंटेन देखा होगा, बोल्डर्स देखा होगा, जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है वहाँ देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई रेत का टीला है, हवा आया और उस रेत को टीले को बड़ा बना दिया, तो हो गया ना ग्रोथ, उसके मास में चेंज आ गया। इसी को बोलते हैं, यानी कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है लेकिन एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे रेगिस्तान, जैसे सैंडूज हो गया, माउंटेन हो गया, बुलडोजर्स हो गया। अब अगर हम लिविंग की बात करें तो जो डेड होते हैं ना वो लिविंग नहीं होते हैं। जो डेड हो गया, मरा हुआ व्यक्ति, तो लिविंग होगा नहीं, तो वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, आपको फिर से याद दिला दूं कि डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बट अब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। यानी कि अब इस ग्रोथ की अगर आप बात करोगे तो ये नॉन लिविंग में भी होता है, भले एक्सट्रिंसिक होता है, एक्सटर्नल होता है, लेकिन होता तो है। उसके मास में तो वृद्धि हुआ है, उसके मास में तो इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ये ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। और इस नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो रिवर्सिबल होता है, वापस से फिर रिवर्स हो सकता है। वो रेत का टीला अगर फिर से हवा उसके दूसरे साइड से आएगा तो वो फिर से टूट करके बह जाएगा, तो इसमें रिवर्सिबल होता है। और वही अगर लिविंग में देखें तो वो इरिवर्सिबल और परमानेंट होता है, लेकिन ये टेम्पोररी होता है और रिवर्सिबल भी होता है। अब अगर हम बात करें इसी ग्रोथ में, अगर हम कंपेयर करें प्लांट और एनिमल के बीच में, अब प्लांट में देखिए, जो प्लांट में जो ग्रोथ होता है ना वो इनडेफिनिट और अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, लेकिन वही अगर एनिमल में देखेंगे तो डेफिनिट और लिमिटेड ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई एनिमल बढ़ता ही चला जाता है, वृद्धि होता ही जाता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखेंगे इसमें तो ये जो प्लांट होते हैं इसमें ना लोकलाइज्ड ग्रोथ होता है। लोकलाइज्ड का मतलब है कि जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल होगा वही वाला एरिया सेल डिवाइड करके इंक्रीज करेगा। लेकिन जो एनिमल में जो ग्रोथ होता है ये डिफ्यूजन से ग्रोथ होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एक हाथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कोई किसी की नाक बहुत सारी लंबी हो गई, ऐसा नहीं होता है, डिफ्यूजन होता है।
चारों तरफ से वृद्धि होती है, चारों तरफ से ग्रोथ होता है। यानी कि अगर हम एनिमल की बात करें तो ये डिफ्यूजन वाला ग्रोथ होता है, और अगर हम प्लांट की बात करें तो ये लोकलाइज ग्रोथ होता है। एनिमल में आप देखेंगे तो जैसे कि अगर किसी का हाथ कट गया तो उसके हाथ कट जाने के बाद फिर तो उसकी भरपाई होगी, फिर से वहाँ सेल डिवाइड होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सेल डिवीजन जो होता है अकर टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल, यानी कि एनिमल में जो लॉस्ट हो जाते हैं, जो सेल खराब हो जाता है उसको रिप्लेस करके नया सेल डिवाइड करके बन जाता है। तो एनिमल में ये भी पॉसिबल होता है, इस तरह से भी ग्रोथ होता है। अगर हम बात करें अगर ग्रोथ को, पहले तो हम लोगों ने देख लिया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, दूसरी बार हम लोगों ने देख लिया प्लांट और एनिमल के बीच में। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में। यानी कि यूनिसेलुलर में अगर कोई सेल है वो डिवाइड करके 2 सेल बना लिया, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ भी हो रहा है और इसी सेल का रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। यानी कि इसमें आप म्यूचुअल इंक्लूसिव देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम यूनिसेलुलर में देखें तो ये जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन होता है ये सिनोनिमस होते हैं, ये आपस में पर्यायवाची होते हैं। आप किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप उसको बोल दो ग्रोथ हो गया या फिर उसका रिप्रोडक्शन हो गया, सेम ही बात है। अगर आप मल्टी सेलुलर में देखोगे तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है, यहाँ पे म्यूचुअल इंक्लूसिव नहीं होता है यूनिसेलुलर की तरह। यानी कि अगर हम फिर से अगर दोबारा आए, अगर ग्रोथ की परिभाषा यानी कि ग्रोथ की अगर डेफिनेशन को देखें तो मैंने बोला था इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, लेकिन आप एक शब्द यहाँ और ऐड कर दीजिए इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन इंडिविजुअल्स, दीज आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ये हो गई ग्रोथ की बात। पहले ही मैंने बता दिया ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी मास बढ़ता है, भले ही एक्सटर्नल ग्रोथ हो लेकिन ग्रोथ तो होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर लिविंग के बारे में, जो है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ये एक ना बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्रोड्यूस प्रोजनी ऑफ अ सिमिलर काइंड। यानी कि बंदर के यहाँ बंदर का ही बच्चा होगा ना, कुत्ता का बच्चा थोड़ी हो जाएगा। इंसान के अंदर इंसान का ही बच्चा होगा, किसी कुत्ते का बच्चा तो नहीं हो जाएगा। इसलिए कहा गया है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्रोड्यूस प्रोजनी ऑफ अ सिमिलर काइंड, सेम जैसा बच्चा पैदा कर लेना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन का जो डिटेल है ना, एक 12th क्लास में चैप्टर था, अब तो है नहीं क्योंकि उसको डिलीट कर दिया गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा। हालांकि उस चैप्टर को अब रिमूव कर दिया गया है नीट के सिलेबस से। अगर हम देखें, अगर हम बात करें इसमें तो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप भर भर के पढ़ने वाले हो 12th क्लास में, और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। 12th क्लास में प्लांट और एनिमल दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप वहाँ पढ़ोगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप बाइनरी फिजन भी होता है, मल्टीपल फिजन भी होता है। और अगर आप देखोगे जैसे बैक्टीरिया में होता है, जो इंक्रीज इन इंडिविजुअल्स की मैंने बात करी, एक बैक्टीरिया डिवाइड करके और 2 बैक्टीरिया बना लिया, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर वही बात करें कि ईस्ट होता है, हाइड्रा होता है, इससे बेसिकली बर्डिंग होती है। अब बर्डिंग क्या होता है? जो बर्डिंग होता है ना, बेसिकली क्या होता है कि ये बॉडी से ही अटैच होता है, उसमें बर्ड्स निकलते हैं। अब वो जो बर्ड होते हैं इनिशियली पेरेंट से वो अटैच होते हैं, लेकिन ये फिर टूट करके नया बॉडी बना सकता है, इसी को बोलते हैं बर्डिंग। बर्डिंग 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल बर्डिंग और एक होता है इंटरनल बर्डिंग। इंटरनल बर्डिंग को ही म्यूल कहा जाता है। ये आपको पॉलीफेरा के स्पॉन्जिला में देखने को मिलेगा। ये पॉलीफेरा क्या है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने पूरा बताया हुआ एनसीईआरटी का पूरा एनिमल किंगडम को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मैंने डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब जैसे कि रिप्रोडक्शन में, जैसे कि मैंने बता दिया, मल्टीपल फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। अब यहाँ पे आपको एक बडिंग भी देखने को मिलेगा। अब जो एक्सटर्नल बडिंग होता है ये आपको ईस्ट में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है। वंस अगेन हाइड्रा भी आपको एनिमल किंगडम में आसानी से पढ़ोगे, वहां पे बहुत ज्यादा पढ़ना है हाइड्रा के बारे में। अब बात करते हैं ना, एक स्पोर होता है। अब फंजाई में ना स्पोर बनता है। अब स्पोर के बारे में ना आप आगे पढ़ने वाले हो प्लांट किंगडम में, तो मैं जब प्लांट किंगडम बताऊंगा तो वहां पे आपको स्पोर के बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। एक आता है इसमें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे कि फिलामेंटस एल्गी हो गया, जिसमें यूलोथ्रिक्स आते हैं, इसमें आपका स्पाइरोगायरा आता है। फंजाई में भी होता है फ्रेगमेंटेशन। और आप इसमें अगर देखोगे ना तो आपको मॉसेस, प्लांट किंगडम अगेन इसको आपको प्लांट किंगडम में पढ़ना है। एक प्रोटोनीमा होता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है, उसमें भी बेसिकली फ्रेगमेंटेशन होता है। आपको एक और यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है जैसे प्लेनेरिया हो गया। अब अगेन प्लेनेरिया को भी आपको प्लेटीहेल्मिन्थेज में पढ़ना है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको ये पूरा जो एनिमल किंगडम मैंने बताया हुआ है, वहां पे मैंने पूरा डिटेल किया हुआ है, एक बार आप देखिएगा जरूर। तो ये जो प्लेनेरिया होता है बेसिकली ये इसमें रीजनरेशन होता है, यानी कि इसकी बॉडी को आप अगर कहीं से भी कट करोगे ना तो ये कट होकर के नया प्लेनेरिया बना सकता है, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। ये बात हो गई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है। अगेन मैं एक बार फिर बोलूंगा कि डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बट अब्सेंट इन ऑल
नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये नॉन लिविंग में तो बिल्कुल ही नहीं होता है, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता है। हम सबको पता है किसी कुर्सी के यहाँ किसी कुर्सी का बच्चा थोड़ी ना होता है, नॉन लिविंग के यहाँ नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन थोड़ी ना करता है, ये तो हम लोग अवेयर पहले से ही हैं। लेकिन लिविंग की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। हाँ, कुछ हैं, जैसे कि म्यूल, खच्चर हो गया। खच्चर जो होता है वो इनफर्टाइल होता है, यानी कि वो जो होता है वो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का इंटर स्पीसीज ब्रीड होता है, इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है, तब जाकर के खच्चर बनता है। वहीं अगर आप देखो तो इनफर्टाइल कपल जो आईवीएफ बेसिकली लेते हैं, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 12th क्लास में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे आईवीएफ के बारे में। ये जो होते हैं इनफर्टाइल जो कपल होते हैं वो भी तो नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा नहीं कर सकते, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन का मतलब यही हो ना कि आप मतलब प्रोड्यूस अ सिमिलर काइंड, मतलब अपने जैसा बच्चा प्रोड्यूस कर देना, रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे जो इनफर्टाइल कपल होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और अगर आप एक और चीज़ यहाँ देखोगे तो हनी बी हो गया, हनी बी जो ड्रोन होते हैं उनमें भी अनफर्टिलाइज एग होता है, उनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी है, वो एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में तो नहीं है लेकिन ये ऑल लिविंग में भी नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अब बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर के बारे में, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड, यानी कि उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग है कि वो इन्वायरमेंट को सेंस भी करे, और सेंस ही ना करे बल्कि उसको रिस्पॉन्ड भी करे, तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको भी कहा जाएगा। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली जैसे कि फिजिकल अगर हम बात करें फिजिकल स्टिमुलाई की, तो जैसे कि वाटर हो गया, वाटर हमारा जो जैसे कि प्लांट है वो भी तो सेंस कर रहा है वाटर को। आप बोलोगे कैसे, तो आप देखोगे रूट होता है बेसिकली प्लांट का, वो पानी की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसका जो सूट वाला पार्ट है वो पानी की दूसरी तरफ से आगे बढ़ता है। सूट तो ऊपर जाता है ना, पानी से अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो ये हो गया ना, मतलब स्टिमुलाई है, यानी कि वो सेंस कर रहा है और उसके बदले में रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। यानी कि टेम्परेचर हो गया, आप टेम्परेचर, कोई ऑर्गेनिज्म काफी हाई टेम्परेचर में रह सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर में रह सकता है, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टेम्परेचर को झेल सकता है। पीएच हो गया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग पीएच चाहिए उसको जिंदा रहने के लिए, इसको बोलते हैं फिजिकल स्टिमुलाई। एक होता है पॉलिटेंट यानी कि केमिकल स्टिमुलाई, यानी कि इसमें अगर आप देखोगे जैसे कि एक लाइकन्स होता है। अब लाइकन में ना एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। अब इसमें ना जब पॉल्यूशन किसी एरिया में बढ़ जाएगा ना तो ये लाइकन मरने लग जाते हैं, क्योंकि जब पॉल्यूशन बढ़ता है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ता है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ता है ये लाइकन्स मरने लगते हैं। यानी कि लाइकन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये इस इन्वायरमेंट को सेंस कर रहे हैं और उसके बदले में रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, इसलिए इसको केमिकल स्टिमुलाई बोलते हैं। तीसरा अगर बायोलॉजिकल स्टिमुलाई को अगर हम देखेंगे तो इसमें जैसे कि एक आता है एग्जाम्पल फोटोपेरियोडिज्म। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसको ज़्यादा सूर्य का रोशनी, ज़्यादा सनलाइट चाहिए तब जाकर के फ्लावरिंग करेंगे, और किसी को कम ही लाइट चाहिए उसी में वो ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो गर्मी में ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, सिर्फ गर्मी में ही ब्रीड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ ठंडे में ही ब्रीड करते हैं। हम लोग तो हमेशा ब्रीड करते हैं। अब बात करते हैं चौथे कैरेक्टर के बारे में, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है केटाबॉलिज्म। यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, धड़ाधड़ रिएक्शन होते जा रहे हैं, इन सारे रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म होता है और केटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बायोजेनेसिस, यानी कि कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बन रहा है उसको बोलते हैं बायोजेनेसिस, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन बना रहे हैं या फिर बहुत सारे ग्लूकोज मिल करके स्टार्च बना रहा है, तो इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। वही अगर प्रोटीन, जैसे हम दाल खाएं, प्रोटीन इंटेक किए अपने बॉडी में, फिर वो अमीनो एसिड में टूटेगा तो इसी को बोलते हैं केटाबॉलिज्म। या फिर हमने दूध पिया, अब दूध में होता है लैक्टोज शुगर, वो फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा, यानी कि उसका फिर से केटाबॉलिज्म हो रहा है। यानी कि हमारी बॉडी में कंटिन्यू मेटाबॉलिक प्रोसेस होता जा रहा है कि क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को बाहर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, यानी कि सेल फ्री सिस्टम में इसको, यानी कि इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी। क्या हम इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी? तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि अगर एनसीईआरटी आप देखोगे तो यहाँ पे एक CO2 और H2O होता है, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो बनता है H2CO3, यानी कि H2CO3, यानी कि ये रिएक्शन होता है हम बॉडी के बाहर, यानी कि परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब में हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि टेस्ट ट्यूब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। हमारे अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम तो लिविंग कहलाएंगे, लेकिन वो नॉन लिविंग चीज के अंदर कोई लिविंग चीज यानी कि लिविंग प्रोसेस यानी कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन लिविंग यानी कि टेस्ट ट्यूब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। यानी कि हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड ऑफ सेल फ्री सिस्टम। यानी कि मोटा मोटी बात ये हो गई कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बट नॉट प्रेजेंट इन ऑल नॉन लिविंग।
अब हम बात करते हैं पांचवें कैरेक्टर के बारे में, जिसको बोला जाता है सेल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यानी कि सबको पता है कि पूरा जो बॉडी बना है वो बहुत सारे सेल का बना हुआ है, यानी कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली सेल मिलकर के टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाया, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना लिया और उससे पूरा बॉडी तैयार हो गया। इसी को बोलते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। और ये सिर्फ लिविंग में ही पॉसिबल है, क्योंकि नॉन लिविंग में तो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें सेल नहीं बन पाता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है। क्या? सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं इमरजेंस के बारे में। अब इमरजेंस का मतलब होता है जैसे कि कोई सेल है, अकेला कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो मिलकर के टिश्यू बना लिया, वो इमरजेंस कर गया, वो डायनेमिक हो गया, वो एक पर्टिकुलर काम को करने लग गया, उसी को बोलते हैं इमरजेंस। यानी कि आप एग्जाम्पल में समझे कि आपके दोस्ती में कोई एक ऐसा दोस्त होगा जो अकेले रहता होगा तो कुछ नहीं कर पाता होगा, लेकिन जैसे ही वो दोस्तों के साथ मिला, वो उभर करके आता है, वो इमरजेंस होता है, डायनेमिक बन जाता है। तो बेसिकली यही होता है इमरजेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। तो ये बात हो गई इमरजेंस के बारे में। अब हम लास्ट पढ़ते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन के बारे में। अब ये सेल्फ रेप्लिकेशन क्या होता है, यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, तो उसमें एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को रेप्लिकेट सके। रेप्लिकेट मतलब डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। यानी कि आई एम रेप्लिकेटिंग माई नॉलेज, यानी कि जैसा आपके पास नॉलेज है सेम टू सेम वही नॉलेज आगे फॉरवर्ड करना रेप्लिकेशन कहलाता है। तो यही तो हो रहा है, रेप्लिकेशन तो होना चाहिए। लिविंग में तो रेप्लिकेशन होता ही है, इसलिए रेप्लिकेशन जो होता है वो एक डिफाइनिंग फीचर कहलाता है। ये तो बात हो गई लिविंग के बारे में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, उसके अंदर होना चाहिए, किसमें होता है नहीं होता, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन आपको ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको पुरानी एनसीईआरटी मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो सीबीएसई जो बोर्ड वाला सिस्टम होता है उसमें से इस पोर्शन को रिमूव कर दिया है। लेकिन आपको नीट की अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें, आपको नीट का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस ग्रोथ के बारे में समझना है, यानी कि इस लिविंग के बारे में समझना है। अब हम बात करते हैं जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आपको नीट में पढ़ना है, वो होता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, अगेन 12th क्लास में ना आप इसको भर भर के पढ़ने वाले हो। बायोडाइवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, डाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग झलक यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझ लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइप ऑफ स्पीसीज इन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमारे पूरे अर्थ पे कितने टाइप के स्पीसीज हैं और कितने नंबर में स्पीसीज हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी कि आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि स्पीसीज क्या होता है, जो आपस में इंटरमेट करके रिप्रोड्यूस कर सके ना, रिप्रोडक्शन करके बच्चा पैदा कर सके सिमिलर काइंड, तो उसको बोलते हैं स्पीसीज। यानी कि कोई इंडिया का मेल चाइना की फीमेल से शादी करके बच्चा पैदा कर सकता है, क्योंकि ये आपस में होमोसोइपियंस हैं, यानी कि आपस में सेम स्पीसीज हैं। बंदर बंदरिया के साथ मिल करके बच्चा पैदा कर सकता है, तो सेम स्पीसीज का हो गया। यानी कि कोई बंदर और कुत्ता का बच्चा नहीं हो सकता, इंसान और किसी अदर ऑर्गेनिज्म का बच्चा नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं स्पीसीज। स्पीसीज ये आपस में इंटरमेट कर सकते हैं और सिमिलर काइंड प्रोजनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं स्पीसीज। एक एस्टिमेटेड किया गया कि आखिर कितने स्पीसीज अपने अर्थ पे है, तो लगभग ये एस्टिमेटेड है कि 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक स्पीसीज हमारे अर्थ पे मौजूद हैं। अब इतने सारे स्पीसीज हैं, आप उसको कैसे क्लासीफाई करोगे, उसका आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब वो भी ग्रुप बनाओगे किस बेसिस पे बनाओगे, कोई भी चीज़ का अगर आप ग्रुप बनाते हो या फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हो तो उसका बेसिस ढूंढना पड़ता है। जैसे कि मेरे को आप क्लासीफाई करोगे 2 चीज़ों में कि मैं इंडियन हूँ कि नॉन इंडियन हूँ, तो ऑफकोर्स मैं इंडियन हूँ। यहाँ बेसिस हो गया ना कि वो नेशनलिटी के आधार पर आप मेरे को डिवाइड कर रहे हो। अगर आप जेंडर के बेसिस पे देखोगे तो मेल हो जाऊंगा, या कि मेल और एक फीमेल तो मेल हो जाएंगे ऑफकोर्स। तो ये हो गया, तो बेसिस होना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से अगर आप किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करोगे, कैटेगराइजेशन करोगे, किसी चीज़ का ग्रुप बनाओगे, तो कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए। वो बेसिस क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे ये जो बेसिस अप्लाई होगा वो होगा कौन किससे कितना सिमिलर है और कौन किससे कितना डिसिमिलर है। इसी को बोलते हैं टेक्सोनोमी। व्हाट इज टेक्सोनोमी? टेक्सोनोमी इज साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर इज टेक्सोनोमी। अब टेक्सोनोमी में ना बेसिकली जो ओल्ड टाइम पे एक है, इसमें ओल्ड टेक्सोनोमी। अब जो शुरुआत के टाइम में जो साइंटिस्ट थे वो जैसे जिस तरह से उन्होंने कैटेगराइजेशन किया उसको बोला गया ओल्ड टेक्सोनोमी। उसमें बेसिकली वो ना सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को लेते थे, बाहरी से कि स्टेम का साइज क्या है, लीफ का साइज क्या है, लीफ का कलर कौन सा है, नंबर ऑफ लीफ कितना है, लीफ का शेप कितना है, मतलब बाहर की चीजें जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल चीजें को सिर्फ देख करके वो डिफाइन करते थे, कैटेगराइजेशन करते थे, उसको बोला गया ओल्ड टेक्सोनोमी। फिर आया मॉडर्न टेक्सोनोमी। अब मॉडर्न टेक्सोनोमी में ये एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ अब इंटरनल फीचर भी लेने लग गए और साथ ही साथ वो सेल ऑर्गेनाइजेशन को भी देखने लगे कि वो मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है कि यूकैरियोट्स है कि प्रोकैरियोट्स है,
और साथ में डेवलपमेंट को भी देखने लगे कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ उसके इकोलॉजिकल रोल को भी देखने लगे कि वो उसका इकोलॉजिकल रोल क्या है, तब जाकर के इसको बोला गया मॉडर्न टैक्सोनॉमी। और तीसरा आता है सिस्टमैटिक। जो सिस्टमैटिक है ना, ये शब्द जो लिया है ना कैरोलस लिनियस जी ने लिया है। अब ना कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचर, उसी सिस्टमा नेचर से उन्होंने सिस्टमैटिक शब्द को उठाया था। यानी कि सिस्टमैटिक में अगर हम देखें तो इसमें अब ये नहीं देखेंगे कि एक्सटर्नल फीचर क्या है, इंटरनल फीचर क्या है, अब ये देखेंगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, कि कौन किससे पैदा हुआ। यानी कि मोनेरा से अगर प्रोटिस्टा बना है, प्रोटिस्टा से ऐसा नहीं है कि फंजाई बन गया, उससे फिर प्लांट बन गया और उससे एनिमल बन गया, नहीं, मोनेरा से प्रोटिस्टा बना और प्रोटिस्टा से ही फंजाई बना, प्रोटिस्टा से ही प्लांट बना और प्रोटिस्टा से ही एनिमल बने। अब रेप्टाइल से फिर बर्ड्स और मैमल्स नहीं बने, रेप्टाइल से ही मैमल्स बने और रेप्टाइल से ही बर्ड बने। एक्चुअली इसमें ना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देखा गया इसमें कि अरेंजमेंट कैसा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म क्या है, इसको बोला गया सिस्टमैटिक। और ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। दैट्स व्हाई द कैरोलस लिनियस इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब समझते हैं स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। अब स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, मान लीजिए कि आपको कोई पौधा मिल गया, अब उस पौधा में आपने देखा उसका रूट कैसा है, वो टैप रूट है कि एडवेंटिशियस रूट है, अब उसमें ब्रैक्ट है कि नहीं है, सिमेट्रिक कैसा है, उसका लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ अगर आपने ऊपर से देख लिया, अब उसका आप एक लिस्टिंग करोगे, यानी कि आप उसका आइडेंटिफिकेशन करोगे, यानी कि सबसे पहले आप उसका कैटेगराइजेशन करोगे। फर्स्ट कैटेगराइजेशन होता है, दूसरा फिर आइडेंटिफिकेशन करोगे, और फिर तीसरा आप उसका क्लासिफिकेशन कर दोगे। देखोगे कि कौन किससे ज़्यादा सिमिलर है और कौन किससे कितना डिसिमिलर है, फिर आप उसको उस हिसाब से उसमें ग्रुप में डाल दोगे। और अगर कोई नया पौधा या फिर कोई नया ऑर्गेनिज्म और एनिमल मिल गया, फिर क्या करोगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब नोमेनक्लेचर ना बेसिकली हम लोग को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ना है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि दो नाम होंगे। जैसे एग्जांपल में एक मेंजीफेरा इंडिका होता है। अब ये मेंजीफेरा इंडिका क्या है, ये आम का ना साइंटिफिक नाम है। मेंजीफेरा जो होता है ना वो जीनस होता है, और जो इंडिका होता है वो स्पीसीज होता है। एनसीईआरटी ने इसको स्पेसिफिक एपिथेट लिखा है, आप इसको स्पीसीज भी बोल सकते हैं। अब जो जीनस होगा ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पीसीज होगा ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। कभी कभी किसी में देखोगे आपकी थर्ड नंबर वाला भी आ जाता है, जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका लिन। जो लिन है ना, एक्चुअली ये ऑथर का नाम होता है, और ये हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। अब क्या होता है कि इसको ना जब भी लिखना होगा, जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो हमेशा इटैलिक वर्ड को ही चुनोगे। अब इटैलिक वर्ड को लिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए साइंटिस्ट ने एक इसका सॉल्यूशन निकाला कि आप जब हैंड रिटर्न करोगे तो आप इसको हमेशा सेपरेटली अंडरलाइन कर दोगे। यानी कि आपने लिखा मेंजीफेरा इंडिका, यानी कि मेंजीफेरा में कैपिटल एम डालोगे, फिर मेंजीफेरा पूरा लिखोगे, उसको फिर अंडरलाइन करोगे, फिर इंडिका में स्मॉल इंडिका लिखोगे और फिर इसको अंडरलाइन करोगे। लेकिन जो तीसरा वर्ड यहाँ पे लिन आ गया, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन नहीं करोगे, इसको इटैलिक में भी नहीं लिखना, इसको ऐसे ही छोड़ देना। एक्चुअली ना ये कैरोलस लिनियस का ना कार्ल वॉन लिन आई थिंक इनका नाम था पूरा नाम, लेकिन ना इन्होंने सोचा कि हम पूरे ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे 2 नाम दे रहे हैं तो मेरा 3 नाम क्यों होगा, इसलिए उन्होंने अपना नाम कैरोलस लिनियस लिख दिया। एक्चुअली उन्होंने ही इसका नोमेनक्लेचर किया था यहाँ पे, इसलिए इसका नाम मेंजीफेरा इंडिका लिन लिखा गया है। और इसको हमेशा इटैलिक वर्ड में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये सत्यापित हो सके, ये इंडिकेट हो सके कि ये एक लैटिन लैंग्वेज है। एक्चुअली ये एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज एक्चुअली ना डेड लैंग्वेज है। बायोलॉजिकल चीज़ें आप जितने भी देखोगे ना, ज़्यादातर आपको लैटिन लैंग्वेज ही देखने को मिलेगा। ये एक डेड लैंग्वेज है, उसमें ग्रामर में उसके में चेंज नहीं आ सकता है, इसलिए बेसिकली जो लैटिन वर्ड को ही बेसिकली ज़्यादातर लिया गया है। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, बेसिकली इसमें देखो ना, ईच कैटेगरी जो होता है ना वो एक रैंक है, या फिर उसको आप टेक्सॉन भी बोल सकते हो। यानी कि प्लूरल एक्चुअली टेक्सा होता है और जो सिंगुलर होता है वो टेक्सॉन होता है। यानी कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। क्या, रैंक इज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। यानी कि वर्षों से चला आ रहा है, ट्रिक है मैं बता रहा हूँ, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। यानी कि कीप पॉट्स क्लीन मतलब कीप मतलब किंगडम, यानी कि किंगडम हो गया, पहले किंगडम के बाद फाइलम आता है। अब एनिमल में इसको फाइलम बोला जाता है, लेकिन प्लांट में इसको डिवीजन बोलते हैं। तो याद रखेंगे, किंगडम, फाइलम है ना, कीप पॉट्स, फिर क्लीन, क्लीन से आ जाएगा क्लास, फिर और से ऑर्डर, उसके बाद फैमिली आ जाएगा और फैमिली गेट सिक, फिर गेट से जीनस आ जाएगा और स्पेसीज आ जाएगा। सीधे आप याद रख लीजिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। लेकिन जो स्पेसीज है ये सबसे लोअर यूनिट है और जो किंगडम है सबसे हाईएस्ट यूनिट है। लेकिन
लेकिन जब आप नीचे से ऊपर यानी कि जब आप स्पीसीज से ऊपर जाओगे ना तो आपको हमेशा ना कॉमन कैरेक्टर होगा ना वो डिक्रीज करेगा, जनरल कैरेक्टर फिर इंक्रीज होता है। एज वी गो हायर जनरल कैरेक्टर इज इंक्रीज एंड एज वी गो हायर द कॉमन कैरेक्टर इज डिक्रीज। एंड जैसे जैसे हम हायर जाते हैं मतलब स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ते हैं तो डिफिकल्टी हो जाती है क्लासिफिकेशन करने में। बात करें जीनस क्या होता है, एक्चुअली जीनस जो होता है ना इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को जीनस कहा जाता है। अब इसमें जैसे कि हम एक एनिमल लेंगे और एक प्लांट लेंगे, अब इसमें एक जीनस होता है, जैसे मैंने बोला जीनस और स्पीसीज ऐसे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। तो एक होता है इसमें पैंथेरा लियो, लाइन को कहा जाता है, यानी कि लाइन का जो पैंथेरा है, ध्यान से समझिएगा, लाइन का जो पैंथेरा है वो एक जीनस है और जो लियो है वो स्पीसीज है। इसी में एक पैंथेरा टिग्रिस आता है, ये टाइगर का है, टाइगर का साइंटिफिक नाम है, जिसमें पैंथेरा जो हुआ वो जीनस है और जो टिग्रिस है वो स्पीसीज है। इसमें आता है एक पैंथेरा पार्डस, एक्चुअली लीपोर्ड जो होता है उसको बोला जाता है। ये 3 हो गए एनिमल के बारे में। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो जीनस है वो सेम है लेकिन स्पीसीज इसमें डिफरेंट है। प्लांट की अगर हम बात करें तो एक आता है इसमें सोलेनम ट्यूबरसम, एक्चुअली ये आलू को कहा जाता है, पोटैटो कहा जाता है। एक इसमें अगर आप देखोगे तो सोलेनम हो गया जीनस और जो ट्यूबरसम हो गया वो स्पीसीज हो गया। अब दूसरे की बात करें तो एक आता है सोलेनम मेलेंजियोना। अब ये जो होता है जो मेलेंजियोना हो गया वो स्पीसीज हो गया और जो सोलेनम हो गया वो जीनस हो गया, एक्चुअली ना ब्रिंजल को बोला जाता है। तीसरा आता है एक सोलेनम लाइकोस्पेरिडम। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पीसीज डिफरेंट मिलेगा बट जीनस आर सेम। वही अगर हम बात करें तो एक होता है इसमें एक फेलिडी फैमिली होती है, जो बिल्ली वाली फैमिली होती है उसको फेलिडी फैमिली कहा जाता है। पहले हम एनिमल की बात कर रहे हैं। अब जो फेलिडी फैमिली में ना ये इसका जो जीनस होता है वो पैंथेरा लियो, यानी कि आपने जो पैंथेरा लियो देखा, पैंथेरा टिग्रिस देखा, पैंथेरा पार्डस देखा, इसका जो फैमिली होता है ना वो फेलिडी फैमिली होती है। और जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली का जीनस तो फेलिस होता है लेकिन उसका जो फैमिली होता है वो फेलिडी होता है, यानी कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस और जो बिल्ली हो गई, इन दोनों का जो फैमिली है वो सेम है, वो फैमिली है फेलिडी। इसलिए बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है क्योंकि इन दोनों का जो फैमिली है वो सेम है। वो फैमिली क्या है? फेलिडी फैमिली है। अब हम बात करते हैं प्लांट के बारे में। तो इसमें एक जीनस होता है, जैसे कि हम लोगों ने भी देखा सोलेनम, सोलेनम में देख लिया सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मेलेंजियोना, सोलेनम लाइकोस्पेरिडम। उसी तरह से यहाँ पे आपको जीनस एक धतूरा मिलेगा और पिट्यूनिया मिलेगा, यानी कि जो जीनस धतूरा, पिट्यूनिया और सोलेनम है उसका जो फैमिली है वो सेम है और वो फैमिली है सोलेनेसी। अब बात करते हैं ऑर्डर के बारे में। अब ऑर्डर क्या हो गया? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली को ऑर्डर कहते हैं। अब इसमें देखें तो एक आता है फैमिली, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा एनिमल में फेलिडी फैमिली, और एक फैमिली होती है डॉग की फैमिली होती है, उसको बोलते हैं कैनिडी फैमिली। यानी कि फेलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली, फेलिडी बिल्ली की फैमिली होती है और डॉग जो होती है उसकी फैमिली को कैनिडी बोलती है, लेकिन इनका ऑर्डर सेम है और वो ऑर्डर है कार्निवोरा। अगर हम बात करें फिर वापस प्लांट में देखें तो अभी हम लोगों ने फैमिली देखी थी सोलेनेसी फैमिली, दतोरा और पेट्यूनिया। अब सोलेनेसी में हम लोगों ने यहाँ पे स्पीसीज भी देखा था और जीनस भी देखा था। अभी सोलेनेसी में एक फैमिली आती है कॉन्वोलेसी फैमिली, यानी कि कॉन्वोलेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, इन दोनों का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है और वो होता है पॉलीमोनियल्स। अब हम बात करते हैं क्लास के बारे में। अभी जो क्लास होता है बेसिकली आप कार्निवोरा देखा आपने और एक प्राइमेटा भी होता है, जिसमें हम लोगों ने भी देखा था जो ऑर्डर कार्निवोरा में 2 फैमिली देखा था हम लोगों ने, एक फेलिडी और कैनिडी। उसी तरह से जब कार्निवोरा जो होते हैं और प्राइमेटा ये दोनों ऑर्डर होते हैं। अब प्राइमेटा में बेसिकली जो मैन होते हैं, एप होते हैं, मंकी होते हैं, इनको प्राइमेटा कहा जाता है। और इन दोनों का बेसिकली जो क्लास होता है वो सेम होता है, जिसको मेमेलिया क्लास बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फाइलम के बारे में। अब फाइलम क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास को बोल देते हैं फाइलम। अब इसमें क्वाड्रेटा फाइलम होता है। अब क्वाड्रेटा फाइलम का जो बेसिकली क्लास होता है मेमेलिया क्लास होता है, एवीज होता है, रेप्टिलिया होता है, एम्फीबियन होते हैं। अगर आप किंगडम पे अगर बात आएगी तो किंगडम क्या होगा? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम को किंगडम कहा जाता है। और इस किंगडम में एनिमल से लेकर के चाहे वो पॉलीफेरा हो और पॉलीफेरा से लेकर के और आप पूरा देखोगे क्वाड्रेटा तक, ये पूरा का पूरा एक किंगडम हो जाता है जिसको एनिमल किंगडम कहा जाता है। अब एनसीईआरटी में आपको एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में देखेंगे आप, इसमें आपको कॉमन नेम दिया हुआ है, फिर बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है और पूरा दिया हुआ है जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, प्लांट और किंगडम भी ऐड में कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मैन का दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एक वीट का दिया हुआ है, फिर आपको यहाँ पे एक मच्छर का दिया हुआ है, मॉस्किटो का दिया हुआ है और आपको एक और यहाँ पे दिया हुआ है मैंगो का। अब यहाँ पे देखोगे तो मैन की अगर हम बात करें तो मैन का जो किंगडम होता है वो एनिमल किंगडम होता है, फाइलम क्वाड्रेटा होता है, अब क्लास मेमेलिया होता है, ऑर्डर इसका प्राइमेटा होता है, फैमिली होमिडी फैमिली होती है और जीनस इसका होमो होता है, इसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस होता है। वही अगर हम हाउस फ्लाई की अगर बात करें तो इसका अगर हम देखें किंगडम एनिमल ही होता है और इसका जो फाइलम होता है वो
ऑर्थ्रोपोडा होता है, और जो क्लास होता है वो इंसेक्टा क्लास होता है, और ऑर्डर में डायप्टेरा हो जाएगा, फैमिली इसकी मस्किडी हो जाएगी, और जीनस इसका मस्का हो जाएगा। यानी कि अगर बायोलॉजिकल नेम अगर हम देखें हाउस फ्लाई का, वो मस्का डोमेस्टिका होता है। वही अगर हम मैंगो की अगर बात करें तो ये प्लांट किंगडम होता है, और वीट का भी प्लांट किंगडम होता है। और ये दोनों जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म है। और ये दोनों जो मैंगो और वीट अगर देखें तो मैंगो का जो क्लास होता है उसको डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं, यानी कि इसमें 2 कोटिलिडन्स मिलते हैं। इसकी चर्चा आप लोग एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आप 12th में पढ़ोगे तो वहाँ आपको डाइकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स के बारे में और अच्छे से बताया जाएगा। अगर आप देखोगे इसमें वीट, तो वीट में एक आपको मिलेगा मोनोकोटिलिडन, यानी कि मोनोकोटिलिडनी होती है, ये मोनोकॉट्स होते हैं, और मैंगो जो होता है वो डाइकॉट्स होते हैं, ये इसके क्लास हैं। वही अगर ऑर्डर की बात करें तो जो मैंगो का जो ऑर्डर होता है वो सेपिंडल्स होता है, और वीट यानी कि जो गेहूं का जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली पोयल्स होते हैं। और फैमिली की अगर बात करें तो मैंगो का जो फैमिली होता है वो एनाकार्डियेसी फैमिली होती है, वही वीट का पोएसी फैमिली होती है। वही अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस इसका मैंगो का मैंजिफेरा हो जाएगा, और वीट इसका ट्रिटिकम हो जाएगा। यानी कि मैंगो का जो बायोलॉजिकल नाम है वो है मैंजिफेरा इंडिका, और अगर वीट की अगर बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया। तो आई होप आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड